नमस्कार स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलोसॉफी के विद्यार्थी। जो सेकंड पेपर है नीति शास्त्र, उस पर हम बात कर रहे थे। और पिछले टॉपिक्स में हमने नीति शास्त्र क्या होता है, पाश्चात्य नीति शास्त्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ, प्रारंभिक जो नीति शास्त्र के प्रणेता हैं सोफिस्ट, उनकी बात की, उनके द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए थे उन सिद्धांतों में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुकरात के नैतिक दर्शन पर बात की। सुकरात के बारे में हमने बताया जाना कि सुकरात अपने समय के सबसे महान दार्शनिकों में से एक है। यह ग्रीक के प्रारंभिक महान दार्शनिक हैं, यूं कह लीजिए। और पहली बार पाश्चात्य नीति दर्शन में सर्वव्यापी सिद्धांतों की खोज की गई। सुकरात ने दर्शन का लक्ष्य भी सत्य की खोज माना और मनुष्य के आत्मा में निहित ज्ञान को जागृत करने का प्रयास सुकरात ने किया। यदि सुकरात पर हम नैतिक दर्शन के अलावा और विस्तार से बात करें तो उनकी जो एक संदेह की पद्धति है, वार्तालाप की पद्धति है, उसका एकमात्र मकसद यही है। सुकरात ये मानते हैं आत्मा अमर है और आत्मा में जन्मजात रूप से ज्ञान, प्रत्यात्म ज्ञान पाया जाता है, जो जगत के विभिन्न अनुभवों से वो जागृत होता है, लेकिन उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। सुकरात व्यक्ति को सद्गुणी बनाना चाहते थे, धर्मी बनाना चाहते थे। और सुकरात के जो सबसे प्रमुख शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने सुकरात के ही विचारों को विस्तार दिया और अधिक परिपुष्ट किया, परिशोधित किया, परिष्कृत किया। एक बड़ी मजेदार बात है कि सुकरात ने कोई रचना नहीं लिखी। सुकरात के जो विचार हैं वो उनके शिष्यों के माध्यम से ही जानने को मिलते हैं। तो जहां एक और सुकरात है जिन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, वहीं उनके एक शिष्य जो सबसे पट शिष्य हैं प्लेटो, उन्होंने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की। प्लेटो के जो ग्रंथ हैं उन्हें डायलॉग्स के नाम से जानते हैं, संवाद के नाम से जानते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उसमें दो या दो से अधिक दार्शनिकों के बीच किसी दार्शनिक प्रश्न को लेकर वार्तालाप दिखाया गया है। तो बहुत सारी रचनाओं में एक जो पक्ष है वो सुकरात है और दूसरा पक्ष कोई अन्य दार्शनिक है। तो इस आधार पर हम सुकरात के विचारों से भी भिज्ञ होते हैं। खैर, फिलहाल हम प्लेटो पर आते हैं जो सुकरात के एक शिष्य है। ये देखना और जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो ने नैतिक दर्शन के अंतर्गत कौन से विचार दिए। प्लेटो एक सुकरात के विपरीत प्लेटो का जन्म उच्च कुल में हुआ। राजनीतिक हस्तक्षेप था, राज परिवार से संबंधित थे, शिक्षा दीक्षा भी उसी के अनुरूप हुई। बहुविध प्रतिभा के धनी थे, कुलीन परिवार से जुड़े हुए थे और इनको ग्रीक होने पर गर्व था। प्लेटो के ये एक विशेषता कह सकते हैं, या एक, मैं सोचता हूँ इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखे तो कमी भी कह सकते हैं, कि वो दुनिया के बाकी देशों के लोगों को बर्बर और जंगली मानते थे और यूनानियों को वो सबसे सभ्य मानते थे। ये एक झूठा अहम हो सकता है, लेकिन ऐसा था। प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती जितने भी दार्शनिक थे उन सब से थोड़ा थोड़ा लेते हुए एक उनकी अव्यवस्थित दर्शन को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। इस नाते दर्शन जगत में तो वो महान दार्शनिकों की श्रेणी में गिने ही जाते हैं। जो रचनाएं लिखी, मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि उनकी रचनाओं को हम डायलॉग्स के नाम से जानते हैं। जो सबसे प्रमुख डायलॉग है, जो सबसे प्रमुख पुस्तक है प्लेटो की, वह है रिपब्लिक। और नाम से लगता है जैसे इसमें कोई राजनीतिक ही विचार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपब्लिक बहुविध विषयों को अपने अंतर्गत समाहित किए हुए है। शिक्षा पर भी है,
राजनीति पर भी है, अर्थशास्त्र पर भी है, दार्शनिक सिद्धांतों का भी वर्णन है, नैतिकता के दर्शन भी, विचार भी उसमें पाए जाते हैं। तो प्लेटो के जो नैतिक विचारधारा है, नैतिक दर्शन है, उसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ना चाहेंगे। पहला, प्रत्ययों का सिद्धांत। दूसरा, मुख्य सद्गुण। तीसरा, संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन। ये प्लेटो के नैतिक दर्शन की 3 बिंदु हैं जिन पर हम यहाँ क्रमशः बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे, विस्तार से नहीं करेंगे, ज्यादा विस्तार यहाँ नहीं चाहिए। तो 3 बिंदु कौन से बताए मैंने? एक है प्रत्ययों का सिद्धांत, दूसरा है मुख्य सद्गुण, और तीसरा है संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन। तो पहला, प्रत्ययों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज। विचार का सिद्धांत भी कहते हैं, ज्ञान का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। मुख्यतः ये जो प्रत्ययों का सिद्धांत है, इसका संबंध तत्व मीमांसा से है। और मैंने प्रारंभ में दर्शन क्या होता है ये समझाते हुए ये समझाने का प्रयास किया था कि दर्शन की जो 3 प्रमुख शाखाएं हैं उसमें एक है तत्व मीमांसा। जब हम सृष्टि के मूल तत्वों की बात करें कि सृष्टि किस मूल तत्व से उत्पन्न हुई और उनकी संख्या कितनी है, उनका स्वरूप क्या है, और एक से अधिक है तो उनके बीच संबंध क्या है, जब इन चीजों की बात करें तो वो तत्व मीमांसा होती है। सृष्टि का मूल तत्व क्या है, एक है या एक से अधिक, उसका स्वरूप क्या है, उनमें आपस में संबंध क्या है। तो प्लेटो के नैतिक सिद्धांतों में जो पहला अपन सिद्धांत ले रहे हैं, प्रत्ययों का सिद्धांत, वह मूलतः, वस्तुतः, मुख्यतः तत्व मीमांसा सिद्धांत है। लेकिन यहां हम चूंकि बेसिक सिद्धांत है प्लेटो का, इसलिए उसके नैतिक विचारों पर भी इस सिद्धांत का प्रभाव पड़ता है। किस तरह से पड़ता है? तो जब हम नीति शास्त्र के कुछ प्रमुख प्रश्नों पर विचार करते हैं कि न्याय क्या है, सौंदर्य क्या है, साहस क्या है, संयम क्या है, आदि आदि, तो प्लेटो अपने प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर न्याय, सौंदर्य, साहस, संयम आदि क्या है इनका जवाब देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि न्यायशील व सुंदर वस्तुओं से भिन्न ये जो हैं ये स्वतंत्र प्रत्यय हैं। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा कठिन सिद्धांत है, लेकिन ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। न्याय, सौंदर्य, साहस, संयम, इनको प्लेटो ने प्रत्यय कहा, कॉन्सेप्ट्स कहा, आइडियाज कहा, और भौतिक वस्तुओं से स्वतंत्र इन प्रत्ययों की सत्ता स्वीकार की। जैसे सौंदर्य का उदाहरण लें तो संसार में बहुत सारी वस्तुएं सुंदर हो सकती हैं, बहुत सारे दृश्य सुंदर हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के चेहरे सुंदर हो सकते हैं, और अनेकानेक वस्तुएं सुंदर हो सकती हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक कॉमन चीज है वो है सुंदरता। वही सौंदर्य, वही प्रत्यय, वही कॉन्सेप्ट, वही आइडिया है। तो प्लेटो ने कहा कि संसार में जितने प्रकार की वस्तुएं हैं उतने ही प्रकार के प्रत्यय भी हैं, आइडियाज भी हैं, और इन आइडियाज को लेकर प्लेटो ने एक प्रत्यय जगत की कल्पना की कि जो भौतिक संसार जो हमें दिखाई देता है, इस संसार में तो भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन इन वस्तुओं से परे प्रत्यय जगत में स्वतंत्र प्रत्यय निवास करते हैं। ये थोड़ा सा कठिन है। यानी 2 जगत हैं प्लेटो के दर्शन में, एक व्यवहारिक जगत और एक पारमार्थिक जगत। तो पारमार्थिक जगत में प्रत्यय निवास करते हैं, तो जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उनका अंदर जो पाए जाने वाली एक समानता है, सौंदर्य, वो एक प्रत्यय है। जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्यों के बीच पाए जाने वाला एक मनुष्यता एक प्रत्यय है। तो
आप संसार की कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे मोबाइल शब्द का प्रयोग करें, चश्मे का प्रयोग करें, पंखे का प्रयोग करें, पेन का प्रयोग करें, तो ये पेन जो अपने आप में मैं बोल रहा हूं, चश्मा जो मैं बोल रहा हूं, चश्मे में लाखों करोड़ों चश्मे हो सकते हैं, लेकिन जो शब्द मैंने बोला जिसका एक परिभाषा है, जिसका एक अर्थ है, वह प्रत्यय है, वो आइडिया है, पहले वो मस्तिष्क में रहता है और उस आइडिया के अनुरूप संसार में वस्तुएं बनती है। आप यदि थोड़ा अलग तरह से सोचें तो आप यूं देखिएगा कि इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, पहले इनका विचार आया और फिर वस्तु आई। जैसे मोबाइल फोन की बात करें तो पहले मोबाइल फोन का एक विचार आया, एक आइडिया आया और फिर ये मोबाइल फोन आया। तो ये जो विचार आया, ये आइडिया आया, वो कहाँ से आया? तो वो प्लेटो के अनुसार प्रत्यय जगत में। अब ये प्रत्यय जगत क्या है, इस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। तो एक ऐसा संसार है जहां आत्माएं और प्रत्यय और ईश्वर एक साथ निवास करते हैं। ये कोई भौतिक और देश काल के अंदर सीमित कोई वस्तु नहीं है। प्लेटो जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि जो आइडियाज हैं वो नित्य हैं, वही सत्य है और उनका ज्ञान ही सत्य है। प्लेटो ने एक बात कही कि ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों नित्य होने चाहिए। तो संसार में जितनी वस्तुएं, जैसे कोई मोबाइल फोन या पेन, कॉपी, किताब, पुस्तक, मकान, दुकान, पंखा, किसी की भी बात करें, वो सब उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन उनका आइडिया जो है, विचार जो है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो नित्य है। इसलिए जो अब यहाँ पर अपन, ये तो हुई उसके भौतिक सिद्धांत की बात और तत्वमीमांसा सिद्धांत की बात। अब हम यहाँ पर इसको नैतिक दृष्टि से लें तो जो ऊपर अपन ने एक प्रश्न छोड़ा था, न्याय क्या है, सौंदर्य क्या, साहस क्या, संयम क्या, तो ये सद्गुण है, तो ये प्रत्यय के रूप में है। तो इनका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। परंतु इन प्रत्ययों का ज्ञान, प्लेटो कहता, सभी मनुष्यों को ना होकर कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को ही होता है। ये प्लेटो के दर्शन की कमी है। यह कमी इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि यदि हमें नैतिक सिद्धांतों का, नैतिक प्रत्ययों का ज्ञान सभी मनुष्यों को नहीं होगा तो फिर इस नैतिकता का सिद्धांत का अर्थ क्या है, नीति शास्त्र का अर्थ क्या है? तो मैंने प्रारंभ में जो बात कही थी कि प्लेटो को ग्रीक होने का घमंड था और वो संसार के बाकी मनुष्यों को जो है वो बर्बर मानता था, जंगली मानता था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। प्लेटो मानता है कि सभी प्रतिभा संपन्न मनुष्य, सभी मनुष्यों को नहीं, केवल प्रतिभा संपन्न मनुष्यों को ही इन प्रत्ययों का ज्ञान हो सकता है। साहस, संयम, न्याय, विवेक, ये सब प्रत्यय हैं। तो इन सद्गुणों के प्रत्ययों के ज्ञान से ही मनुष्य को नैतिक आचरण का ज्ञान हो सकता है, ऐसा प्लेटो ने माना। तो यहाँ प्लेटो ज्ञान जोड़ रहा है, यहाँ ज्ञान मीमांसा उदाहरण भी लेके आ रहा है कि जो प्रत्यय भौतिक संसार से परे एक पारमार्थिक संसार में नित्य वस्तुओं के रूप में पाए जाते हैं, उन प्रत्ययों के ज्ञान से ही व्यक्ति का आचरण नैतिक हो सकता है। जिस व्यक्ति ने विवेक, साहस, संयम, न्याय के प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही व्यक्ति न्यायी, साहसी, विवेकी आदि हो सकता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। और इन प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और इन प्रत्ययों में जो सर्वोच्च प्रत्यय है वो शुभ का प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, आइडिया ऑफ गुड। प्लेटो के अनुसार समस्त प्रत्ययों में समन्वय स्थापित करने वाला प्रत्यय है यह शुभ का प्रत्यय, और सभी प्रत्ययों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। बार बार मैं प्रत्यय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप निश्चित रूप से जब इस शब्द को सुनेंगे तो बहुत देर तक आपका सिर चकराएगा कि प्रत्यय आखिर होता क्या है। मैं सरल भाषा में बोलूं तो मनुष्यों की आत्मा में, मस्तिष्क में आने वाला विचार, जिसको हम आइडिया कहते हैं, उसी को प्लेटो यहाँ प्रत्यय कह रहा है। विस्तार से बात अलग होगी, लेकिन संक्षेप में हमारे मस्तिष्क और आत्मा में आने वाले विचार को ही यहाँ प्लेटो प्रत्यय कहता है। और इन प्रत्ययों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान कहता है। तो जितने भी सद्गुण हैं वो भी प्रत्यय ही हैं, और उनके ज्ञान के बाद ही हमारा आचरण नैतिक हो सकता है। लेकिन प्लेटो ने यहाँ एक सीमा बांधी कि इन प्रत्ययों का ज्ञान कुछ प्रतिभा संपन्न मनुष्यों को ही होगा, सभी को नहीं होगा। और इन प्रत्ययों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक शुभ का प्रत्यय भी होता है जो सर्वोच्च प्रत्यय है, ऐसा हुआ। तो प्लेटो के नैतिक सिद्धांत को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये पहला भाग हुआ। अब दूसरा भाग लेते हैं, वह है मुख्य सद्गुण। 3 भाग कौन से बताए थे मैंने? पहला प्रत्ययों का सिद्धांत, दूसरा मुख्य सद्गुण, और तीसरा संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन। तो मुख्य सद्गुण पे आते हैं। प्लेटो विवेक, साहस,
संयम और न्याय, चार हुए। ध्यान से देखिएगा, विवेक, साहस, संयम और न्याय, इनको चार को मुख्य सद्गुण मानते हैं और इन चारों मुख्य सद्गुणों को ही नैतिक आचरण का आधार मानते हैं। फिर से देखिएगा, प्लेटो में चार मुख्य सद्गुण कौन से हुए? विवेक, साहस, संयम और न्याय। ये चार मुख्य सद्गुण हैं और ये चारों मुख्य सद्गुण नैतिकता के आधार हैं। प्लेटो ने इन चार सद्गुणों की व्याख्या राज्य और व्यक्ति दोनों की दृष्टि से की और दोनों के कल्याण के लिए इनको आवश्यक माना। प्लेटो कहता है कि जिस राज्य में ये चारों सद्गुण उचित मात्रा में एवं सम्मिलित रूप से विद्यमान होते हैं, वही राज्य भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि दृष्टियों से विकसित होता है और उन्नति करता है। इस बात को प्लेटो ने इस तरह समझाया कि राज्य के नागरिकों को तीन भागों में बांटते हैं। एक है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है व्यवसायी वर्ग। और चार सद्गुणों की बात हुई थी, विवेक, साहस, संयम और न्याय। तो जो नागरिक हैं, राज्य के जो नागरिक हैं, उसमें जो पहला वर्ग है शासक, तो शासक वर्ग का विवेकशील होना जरूरी है, पहला सद्गुण उसमें होगा। और सैनिक वर्ग जो दूसरा है, उसमें साहस होना जरूरी है और व्यवसायी वर्ग जो है उसमें संयम होना जरूरी है। तो प्लेटो कह रहा है कि राज्य के तीन नागरिकों में, तीन भागों के जो नागरिकों के जो तीन भाग किए, उनमें विवेक, साहस, संयम क्रमशः शासक, सैनिक और व्यवसायी वर्ग में जब ये तीनों सद्गुण होंगे तो चौथा, जिसको कहा न्याय, उसकी अपने आप उत्पत्ति होगी। तो ऐसा इसलिए कहा प्लेटो ने कि प्रत्येक राज्य का प्रत्येक नागरिक अपना काम, अपना कर्तव्य, अपना धर्म प्रमुखता से निभाए, दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करे, तो न्याय की स्थापना होगी। अपना कार्य भलीभांति संपन्न करे तो न्याय की स्थापना होगी। राज्यों के तीन वर्गों की भांति प्लेटो ने व्यक्ति के स्वभाव के भी तीन पक्ष माने हैं। देखिए, मैंने कहा था ना कि प्लेटो जो चार सद्गुण दिए हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय, इनकी व्याख्या राज्य के आधार पर की और व्यक्ति के आधार पर की। तो राज्य के आधार पर अपने देखा, तीन भागों में नागरिकों को बांटा, प्रत्येक भाग में एक एक सद्गुण भी जोड़ा। शासक वर्ग में विवेक होना चाहिए, सैनिक वर्ग में साहस होना चाहिए, व्यवसायी वर्ग में संयम होना चाहिए, तब चौथा सद्गुण न्याय, जो सर्वोच्च सद्गुण है, अपने आप उत्पत्ति होगी। तो इसी भांति मानवीय आत्मा के भी तीन पक्ष प्लेटो ने माने, बुद्धि, संवेग और इच्छा। तो बुद्धि का सद्गुण विवेक है। विवेक का मतलब है विभिन्न परिस्थितियों में जब व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान प्रदान कराने वाला जो सद्गुण है, मार्गदर्शन करने वाला जो सद्गुण है। और दो अन्य सद्गुणों को, संवेग और इच्छा को, जो दो अन्य मानवीय आत्मा के पक्ष हैं, उनको नियंत्रित करने वाला जो है वो है विवेक। साहस नामक सद्गुण मनुष्य में जब विभिन्न प्रकार की बाधाएं और विपत्तियां आती हैं तब उनमें उनकी विजय प्राप्त करने में सहयोग करता है। संयम जो है मनुष्य की इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है। संयमित जीवन को प्लेटो ने आनंदमय जीवन के लिए आवश्यक माना। जब व्यक्ति तीनों पक्ष, बुद्धि, संवेग और इच्छा, उन तीनों पक्षों का, बुद्धि, भावना या कामना, इस तरह से भी कह सकते हैं, जब मनुष्य इन तीनों पक्षों का समुचित समन्वय करेगा तो व्यक्ति के स्तर पर न्याय की उत्पत्ति होगी, जो चौथा सद्गुण है। ठीक है ना? तो ये प्लेटो का दूसरा मत था। और तीसरा मत था संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन। उसमें अपन इतना ही कहेंगे कि मनुष्य के जो बौद्धिक और भावनात्मक जो दो पक्ष हैं, उनके बीच समन्वय करना, संतुलित स्थापित करना, ये नैतिकता का आधार है। प्लेटो शुभ और मानव कल्याण को एक ही चीज मानते हैं। आनंद और चिंतन का समुचित समन्वय अंतिम शुभ है और पूर्ण शुभ की प्राप्ति में आनंद अपने आप शामिल है। यानी मनुष्य अपनी भौतिक और नैतिक या अपने बौद्धिक और भावनात्मक जो दो पक्ष हैं, उनको यदि समुचित रूप से संतुलित करके चलेगा तो उसको पूर्ण शुभ की प्राप्ति होगी, जिसमें आनंद भी सम्मिलित है। ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। प्लेटो ने इसको, आनंद को और पूर्ण शुभ को पर्यायवाची के रूप में लिया, यानी शुभ कह लीजिए या मानव कल्याण कह लीजिए। तो जहां हमने देखा कि सुकरात जो है वो
बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात करता। प्लेटो ने उसको बहुत विस्तार से और बहुत ही व्यवस्थित रूप से बात की है। अब हम अगले टॉपिक में अरस्तु पर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।